राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल एवं IITTF के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित और विशेष रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रंग षष्ठी जो संपूर्ण देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उस क्रम में ग्वालियर के रंगकर्मियों के लिए और ग्वालियर के सभी कलाकार वृंदों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। ये 5 दिवसीय रंग षष्ठी रंग महोत्सव हमारे ग्वालियर अंचल में हो रहा है और इसके लिए मैं जो भी आयोजन मंडल है IITSPM के सभी सदस्यगण, आदरणीय आलोक सर, सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रथम दिवस से ही हम संपूर्ण कार्यक्रम को 2 सत्रों में व्यवस्थित कर रहे हैं। प्रथम सत्र में रंग परिसंवाद एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और द्वितीय सत्र जो 7 बजे प्रारंभ होता है, जिसमें हम अद्भुत देश के प्रख्यात रंग निर्देशकों, रंग लेखकों के नाटकों का आनंद ले रहे हैं, जैसे कल आपने अंधायुक्त का लिया। तो प्रथम सत्र में आज हमारे लिए गौरव का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण पल है कि रंगमंच के क्षेत्र में रीजनल थिएटर को प्रोत्साहित करने वाले हम जो कलाकार अलग अलग अंचलों में काम कर रहे हैं, उनके लिए कहें तो गुरु द्रोण की तरह कार्य करने वाले, पिता तुल्य हमेशा हम लोगों का साथ देने वाले, और हम छोटे रंगकर्मी लगातार छोटे से अभिप्राय काम में छोटे हैं, धन संसाधनों में छोटे, लेकिन फिर भी जिनका वर्धस्थ, जिनका नेतृत्व, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता है, ऐसे परम पूज्य आदरणीय गिरिजा शंकर जी आज हमारे बीच और जब गुरुदेव आए हो तो दुगना उत्साह बढ़ जाता है अगर गुरु माता भी साथ आई हो। तो हम गुरु माता को आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, दिखा भी है कि महर्षि वशिष्ठ जी ज्ञान प्रदान हमको करते थे, लेकिन जो लालित्य है, जो प्रेम है, जो सद्भाव है, जो सांगीतिक कलाएं हैं, वो हमें माता प्रदान करती थी। तो माता जी, मैं आपका दिल से सब कुछ परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं विलंब नहीं करूंगा, मंच पर आसीन है हमारे सभी विद्वजन, विशेष रूप से मैं सर्वप्रथम आदरणीय आलोक सर जो इस कार्यक्रम के करता धरता है, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के यशस्वी आदरणीय राजेश दादा भी विराजमान है, जिनके नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। महत्वपूर्ण, अभी गुरुदेव से बात हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा ये पहल है, रंग षष्ठी के माध्यम से संपूर्ण देश भर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति होना, ये रंगमंच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उसके लिए मैं आपका जोरदार रंग संगीत के कलामर्भव प्रारंभिक स्तर पर जब मैंने रंगमंच की शिक्षा प्रारंभ की थी, तो आदरणीय अनिल मिश्रा दादा से ही मैंने रंग संगीत का नेतृत्व प्रदान किया, वो प्राप्त किया था। मैं उनका भी जोरदार तालियां हमारे संस्कार भारती के महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण और राजमान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के साधारण परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय चंद्र प्रताप चक्रवार जी संस्कार भारती के परम आदरणीय और वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय दिनेश चंद्र दुबे भाई साहब भी विराजमान हैं। संस्कार भारती के कर्मठ, सशक्त, जुझारू और उसी के साथ वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय प्रदीप दीक्षित भाई, उसी के साथ ग्वालियर के सभी युवा रंगकर्मीगण, वरिष्ठ रंगकर्मीगण एवं सभी जो छात्र छात्राएं हैं, उनका भी पुनः स्वागत वंदन। बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने की कृपा है। मैं आलोक सर से पुनः आग्रह करूंगा आदरणीय माता को भी आप पुष्प हार से सम्मानित करने की कृपा है। राजेश दादा है, मैं उनके सम्मान हेतु आलोक सर एवं गिरिजा शंकर सर से अनुरोध करता हूं उनको पुष्पहार एवं गिरिजा शंकर सर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रंगमंच जो हाल ही में प्रकाशित हुई है और पूरे देश भर में उसकी चर्चा है, उससे सम्मानित करने की कृपा।
मैं पुनः आदरणीय गिरिजा शंकर सर एवं आलोक सर से पुनः आग्रह करता हूँ अनंत दादा को भी पुष्पहार एवं पुस्तक से सम्मानित करने की कृपा। मैं आदरणीय गिरिजा शंकर सर से अनुरोध करूंगा एवं आलोक सर से कि हमारे चंद्र प्रताप भाई साहब को भी पुष्पहार एवं पुस्तक देकर सम्मानित करने की कृपा। हमारे बीच रंग द्वैत आदरणीय प्रदीप जी और विदेश भाई साहब हैं, उन दोनों को हम सम्मानित करना चाहेंगे एक पुस्तक के माध्यम से। आप दोनों सारा बहुत महत्वपूर्ण चरण है। रंगमंच एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश और प्रदेशों के क्षेत्रों में कार्य करने वाले रंगकर्मी जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिनको कहें कि जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते लेकिन एक सशक्त रंगमंच अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, ये पुस्तक उसको रेखांकित करती है। और हम सभी रंगकर्मियों को भी इस पुस्तक में स्थान मिला है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पुनः दिल की गहराइयों से आदि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर की प्रेरणा से आदरणीय आलोक सर, संस्कार भारती के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मेरे सभी सीनियर मेरे मित्रगण, उनका हमेशा हमें अपने विभाग के लिए सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारा बड़ा अल्प बजट है लेकिन फिर भी ये इस बात के हम लोग खुशी मानते हैं कि हमारे निकले हुए प्रोडक्ट आज ग्वालियर और आसपास के अंचलों में बेहतर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 2-3 साल एक विषय पर मेहनत की थी। बुंदेलखंड के जो हमारा एक महोत्सव चला था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो 100 वर्ष हम लोगों ने किए थे, उसमें हम लोगों ने भी रिसर्च की और 2-3 साल उस पर काम किया। और एक बुंदेलखंड के जो ढिल्लन शाह, हृदय शाह, राजा परीक्षित, जवाहर सिंह, नाहर सिंह, उनको लेकर के इम्प्रोवाइज फॉर्म में धीरे धीरे डाटा कलेक्शन करने के बाद एक नाटक लिखा और उस नाटक के लगभग 27 शो हम ऑल ओवर इंडिया में संगीत नाटक अकादमी का केरल, कलाडी, लगभग कोई कोना नहीं बचा। तो उन सब बच्चों ने जिनमें इसमें सहयोग प्रदान किया, उनके सभी के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि जो पुस्तक है बुंदेलखंड विद्रोह, उसका आप सभी विमोचन करने की कृपा। अब विलंब न करते हुए, क्योंकि जिनको हम याचक की तरह सुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से जो अभी बहुत सारे रंगकर्मी नए साथी हैं, बहुत सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं। गिरिजा शंकर सर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने सच में, जिसको कहें कि एक नवीन दिशा रंगकर्मियों को प्रदान की, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो सहयोगात्मक रवैया हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी दृष्टि में आप देखिए। तो हम सभी जो रंगकर्मी हैं, जिसको हम कहें कि भरत मुनि की परंपरा को हम लोग बढ़ा रहे हैं, भरत मुनि की परंपरा का हम पालन कर रहे हैं, तो आधुनिक समय में अगर हमें कोई भरत मुनि नजर आते हैं तो परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर। तो हम इस सत्र को, इस सेशन का द्वितीय सत्र है, इसमें लगभग 1 घंटे उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है रंगमंच, उसके ऊपर परिचर्चा करेंगे। उसके बाद हम मध्यांतर लेंगे
और उसके बाद पुनः मैंने आग्रह किया है गुरुदेव से कि हम 3 बजे से फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे हम संवाद स्थापित करेंगे, परिचय कैसा रहेगा। तो अब मैं विद्या चंद्र से आग्रह करता हूँ, सबसे पहले आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बैठ थोड़ा पास है। बात मैं हमेशा महसूस करता हूँ। 50 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्शन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स है। ये तो अलग है। जितनी मोहब्बत जो मेरे रंगकर्मी में पूरे देश भर की, उनकी जितनी मोहब्बत, जितना प्यार मुझे मिला या मिलता रहा, वो मुझे जीवन में और कभी भी नहीं। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है तो 10-12 वर्ष पहले ऐसे ही रंगकर्मियों से लगातार बातचीत होती थी। दरअसल शुरुआत रंगकर्म से हुई 70-71 के दशक में। उसके बाद 2-4 साल करने के बाद नौकरी लग गई, नौकरी करना पड़ा। पत्रकारिता की नौकरी ऐसी होती है, खासकर पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। रायपुर शहर में मेरा काम क्षेत्र था। रायपुर शहर में रहते हुए मैं 3-4 दिन घर नहीं जा पाता, क्योंकि लेट नाइट तक काम करना तो बस फिर दूसरी चीज़ों पर लगना है। फिर भी मेरी छोटी बहन का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ। मेडिकल कॉलेज में सोशल गैदरिंग हर साल होते थे, तो वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी उनको कि जो आकर उनकी गैदरिंग को ठीक से व्यवस्थित कर दे। तो वहाँ पर मेरा नाम आया। लगभग 5-6 साल हर साल उनकी सोशल गैदरिंग के जरिए थिएटर की एक्टिविटीज़ मेरी जो है वो थोड़ी चलती रही। तो हमने वहाँ पर जो आमतौर पर जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं सोशल गैदरिंग में, उसको हटाकर विषम शादी के या मोहन राकेश के या और इस तरह के नाटक वहाँ हम लेकर आए। और सबसे मज़े की बात ये है कि 75-76-77 में जब डॉक्टरों ने, डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों ने उस वक्त जो नाटक किए, उनके संस्कार इतने गहरे हुए। आज वो देश के बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े पदों पर है और अभी भी वो वहाँ अपने संस्थानों में नाटक कर रहे हैं। अभी मैं नानावती हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर थॉमस मेरे सर्जरी के हेड हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नाटक करते हैं। तो कौन कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार है वो काफ़ी पहले नाटक करते थे, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि वही लड़का है जिसको जैसे मैंने खामोश करवाया था मेडिकल कॉलेज में, और तब से अब तक वो कर रहे हैं। तो एक इस तरह की जो एक चीज़ें विकसित हुई 76 अनवर्ड 77 अनवर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में जाना पड़ा। तो फिर उसके बाद तो दुनिया में कुछ और बचता ही नहीं इसके अलावा। फिर भी रंगकर्मी मित्रों से लगातार बातचीत, मिलना जुलना, देखना करना ये जारी रहा। फिर मैंने महसूस किया आमतौर पर जब भी हम हिंदी रंगमंच की बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, तो जो भाव सामने आते हैं ऐसा लगता है कि बहुत दयनीय हालत में हिंदी रंगमंच में, या हिंदी रंगमंच पे कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये नज़रिया सही नहीं है। ये नज़रिया रखने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द थोड़ा देख लेते हैं। जब मैंने नाटकों को देखना, उनसे संवाद करना और पूरे देश में घूमना शुरू किया, तो मैंने खुद अपने आप को हिंदी रंगमंच से इन्वेंट किया और मैंने देखा कि पूरे देश में इतने अलग अलग तरीके से बहुत नए तकनीक, नए कथानक, नई दृष्टि के साथ में हिंदी रंगमंच हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि पेशेवर तरीके से जिस तरह होना चाहिए वो अभी विकसित नहीं हो पाया है। लेकिन आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि हिंदी रंगमंच में चाहे वो बिहार हो, अहिंदी भाषी प्रदेश बंगाल हो,
यूपी हो, इवन जो साउथ के इलाके हैं वहाँ भी खूब रंगमंच हो रहा है और अच्छा रंगमंच हो रहा है। ये जरूर है कि इतना बड़ा देश है, एक कोने में कहाँ क्या हो रहा है दूसरे कोने तक वो जानकारी बरसों बरसों तक नहीं होगी। अभी जब राजेश भाई ने ये सिलसिला जब शुरू किया तो सबसे अधिक पसंद मैं हूँ। जो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या दूसरे शहरों में जो प्रेफर कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी सीमा ये है कि मुंबई, दिल्ली या दूसरे शहरों में जो बेहतर क्षेत्र हो रहे हैं उनको देखने का मौका उनको नहीं मिलता। राजेश भाई की पहल से 5, 7, 10 बहुत बेहतरीन नाटक, जो पेशेवर तरीके के नाटक हैं, जिनके हर नाटक में रंगकर्मियों को सीखने की एक गुंजाइश जो देती है, वो नाटक वो दिल्ली से उठाकर देश के अलग अलग कोनों में ले जा रहे हैं और उन तमाम रंगकर्मियों को छोटे शहरों में जो काम कर रहे हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो इन नाटकों को देखें और अपने नाटकों में किस तरह आगे बढ़ना है उसकी वो शिक्षा लें। दरअसल सिद्धार्थ में यही जो अनुभव मैंने खुद इन्वेंट करने की कोशिश की, अलग अलग इलाकों में वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अनुभव मेरे सामने आए जिससे मैं तो वाकिफ था ही नहीं। मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होंगे। मतलब आपके दतिया का एक लड़का आज से 50 साल पहले मुंबई चला गया और वहाँ उसने हिंदी नाटक करना शुरू किया। पिछले 50 साल से वो पेशेवर तरीके से हिंदी नाटक कर रहा है और कॉर्पोरेट में हिंदी नाटक को किस तरह स्थापित करना एक अद्भुत उदाहरण है। टाटा कंपनी ने एक अपना जो कंप्यूटर लॉन्च करना था उनको, ये शायद सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। कोई इतनी बड़ी कंपनी जिसकी इंटरनेशनल लॉन्चिंग हो किसी कंप्यूटर की, वो नाटक के जरिए उसकी लॉन्चिंग हो, ये प्रयोग भी हो चुका है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते हैं जानना चाहिए और कोशिश मैंने ये की है कि अलग अलग इलाकों में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मीडिया में उसके लिए अब जगह बची नहीं है, तो उन तक पहुँच कर उनसे बात कर उनके कामों को देखकर उसको कहीं रेखांकित करने की मेरी वीकली कॉलम में मैंने शुरुआत की, जो पिछले 10 साल से चल रहा है। ये किताब में वही सारे अनुभव हैं जो इस किताब के जरिए और दूर इलाकों तक लोग जाने कि हिंदी में अलग अलग इलाकों में किस तरह बेहतर काम हो रहा है। और जो एक धारणा आमतौर पर मानी जाती है कि हिंदी रंगमंच बहुत दयनीय है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जिस बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान थिएटर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, ऐसा कोई शहर इस देश में नहीं होगा। छोटे से छोटा शहर अशोकनगर और चंदेरी और कटनी जैसे इलाकों में देखें तो साल भर थिएटर वर्कशॉप होते रहते हैं। मैं सीधी गया जब वर्कशॉप में थोड़ी चालू हुआ, जहाँ तक ट्रेन नहीं जाती वहाँ वो वर्कशॉप लगाए हुए हैं। 30 से 40 बच्चों को उनको लेना था और उसमें 180 बच्चों ने आवेदन किया था और उस वर्कशॉप के लिए ऑडिशन करके फिर 30-40 बच्चों को चुना गया और उसमें जलगांव और अमृतसर और कहाँ से बच्चे आए थे। ये जो उत्साह, ये जज्बा जो थिएटर को लेकर जो हमारे नौजवानों में, ये बड़ा अमूर्त किस्म का है। इसको लोग बहुत ठीक ढंग से देख नहीं पा रहे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में इस जज्बे को देखता हूँ और इसलिए उन माता पिताओं को, उन गार्जियंस को और जो यहाँ बैठे हुए तमाम लोग हैं, ये भी कितने धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एज में जब 4 साल 5 साल के बच्चे होते ही उसके कैरियर की, उसके पैकेज की चिंता होने लगती है, वहाँ पर अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को यदि माँ बाप और दूसरे उनको थिएटर में जाने के लिए प्रोत्साहित भले ही ना करें, लेकिन जाने से न रोकें, ये कितना बड़ा उनका योगदान थिएटर के विकास में है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि
कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो लोग वरिष्ठ हैं, बहुत सालों से थिएटर कर रहे हैं, उनका अपना एक अनुभव है, और जो नौजवान हमारे हालिया सालों में करते आ रहे हैं, उन सब के बीच एक संवाद भी होना जरूरी है, ताकि उनके अनुभव से जो हमारे नौजवान हैं वो सीखें, समझें। और कुछ दिक्कतें हिंदी रंगमंच की जो है, जो आज तक बहुत ठीक ढंग से पेशेवर नहीं बन पाया है, कुछ और दिक्कतें हैं, उन पर बातचीत करके उसका कोई एक हल निकालने की तरफ भी हम लोगों को बात करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। बाकी बातचीत जो है आप लोगों के साथ आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आपकी जो भी परिषद है, अनोखा है। भैया तो मैं क्या करूँ साइड में से निःशुल्क तो नाटक होना ही नहीं, निःशुल्क कुछ भी नहीं होगा। यदि बच्चे को नौकरी का लालच न हो तो आपके प्यार का जवाब नहीं देगा। तो निःशुल्क किस बात? यदि वही हमारा दर्शक वर्ग मल्टीप्लेक्स में जाकर 270 रुपये का पॉपकॉर्न खा सकता है, तो 100 रुपये का नाटक नहीं देख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं। एक जो बात है कि जब तक मैं साइकिल चलाना सीख नहीं हूँ, साइकिल को हाथ नहीं लगाऊँ, किसी मनोभाव से हमारे रंग कि हम टिकट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक लोग कुछ टिकट लेने नहीं हैं। आप टिकट लगाइए, लोग बराबर आते हैं, और जो लोग जहाँ पर भी पिछले कुछ सालों में हुए हैं, वहाँ पर आप ये देखिए कि हिंदी रंगमंच इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद 1% आबादी तक भी आपका रंगमंच नहीं। आपके शहर में आप देखेंगे कि कितने लोग जिन्होंने अब तक रंगमंच क्या है वो जानते भी नहीं, कभी देखा ही नहीं। क्या हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश क्या हम उन लोगों तक पहुंचे, उन तक अप्रोच करें? आपको टिकट का संबंध नाटक के पेशेवर बनने से, यदि आप नाटक को पेशेवर तरीके से करना चाहते हैं, उस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसकी कुछ और गैर रंगमंची तकनीक वो आपको अपनाना होगा। नाटक का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार हो, उन तमाम लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जमाने में लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये तमाम ऐसे क्लब में बहुत सारे लोग होते थे और ठीक ठाक तरीके से उनके आयोजन होते थे। मैंने उन लोगों को अपने नाटकों में बुलाना नहीं, उनको समझाया मैंने कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा आपको दूसरी संस्थानों से जुड़ के मिलती है, उससे अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा आपको रंगमंच से जुड़कर मिलती। आप आइए, तो हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको काम करने की बात है, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूरी है कि हम सबको शौकिया थिएटर से शुरुआत होती है, कोई बुनियाद है रंगमंच की हमारी, जिससे तमाम लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन उसके बाद जो आगे की जो यात्रा है वो पेशेवर थिएटर की, उस तरफ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब उस तरफ काम करना शुरू करेंगे तो जो दिक्कतें आएंगे, धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर। दूसरी बात जो है कि जो छोटे शहरों में, छोटे या अमहानगरीय शहरों की बात करें, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि दर्शकों तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। जो रंगकर्मी संस्थाएं अलग अलग हैं, वो एक दूसरे का नाटक नहीं देखते, उनका नाटक देखने नहीं, उनके बीच आपस में संवाद नहीं, उनकी आपस में मुलाकात बातचीत नहीं होती। तो आपको इस बैरियर को तोड़ना और आपको तमाम गैर
जो दर्शक है वो भी रंगकर्मी है। आप उसको दर्शक मान के मत चलिए, उनके बिना कोई रंगमंच ही नहीं है। तो उनको भी एक रंगकर्मी की तरह जोड़िए अपने साथ में, अलग अलग लोगों के साथ में, जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए और अपने नाटक को उन तक कैसे पहुँचाए। नुक्कड़ नाटक और बाकी तमाम जो प्रक्रियाएँ हुई, पूछ रही थी कि प्रेसिडियम से मेरे लोग जो नहीं आ रहे हैं तो हम उनके पास जाकर उनको नाटक दिखाएँ, उनको आकर्षित करें और फिर उनको हम प्रेसिडियम में ले जाएँ। तो कुछ इस तरह की तमाम कोशिशें आपको करनी होगी। विनोद अब्बास खान एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका नाटक है मुगले आजम। वो जाते हैं विदेश में तो भीड़ भरे स्क्वायर में उनके कलाकार जो है तो नाटक का प्रचार करते हैं गाना का, तो वो तो बताते हैं कि हमारा नाटक है। तो क्यों नहीं आप, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने नाटक के छोटे छोटे पीस आप डालिए, उसमें थोड़ा सा उसमें एक उत्सुकता पैदा कीजिए लोगों करने में। तो इस तरह के प्रयास करने से जरूर आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आपको अपने नाटक का काम का निमटाना आपको मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा तत्व विषय है। रिसर्च का विषय जो है वो केवल नाट्यशास्त्र ही नहीं, रंगमंच का अर्थशास्त्र, रंगमंच का प्रबंधन, ये भी अपने आप में उतना ही गंभीर और उतना ही जरूरी विषय है। आपने कभी हरीश चंद्र साहब को यात्रा करते हुए या कहीं जाते हुए तो देखा होगा आपने, ये तुरंत शुरू हो रहा है तो हमेशा उनके पास एक बड़ा वाला बैग है। उस बैग में उनका टिफिन, एक पानी का बॉटल, रसीद बुक, वाउचर, सील, ये सब रहता था। तो उससे बड़ा प्रबंधक इस देश में कोई रंग निर्देशक नहीं हुआ। तो रंग निर्देशक के होने के साथ साथ आपको रंग प्रबंधक भी होना जरूरी है। तो ये तो बहुत अच्छा विषय है जिस पर काम किया जाना है। इस पर अपन 2, 4, 5, 10 दिन भी बात कर सकते हैं। मुख्य विषय ये है कि आपको वो लागत आपकी 10 लोगों से वसूल होती है या 100 लोगों से वसूल होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि समाज जो अलग अलग जगहों पर अपने धन का खर्च कर रहा है, वो रंगमंच पर भी कुछ खर्च करे, रंगमंच के साथ भी जुड़े। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं। यदि किसी देश में कोई नाटक का एक शो, एक टिकट 25,000 हो और हाउसफुल चले, तो इसका मतलब ये है कि कोई दर्शक नाटक देखने के लिए रुपये खर्च करना नहीं चाहते, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हमने देखे हैं जहाँ पर अच्छे मतलब बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं। टिकट रखने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि उसका जो मनोवैज्ञानिक, जब आप टिकट नहीं रख सकते तो फिर आप नाटक को लेकर गंभीर नहीं हो, फिर आपको नाटक की क्वालिटी को लेकर, नाटक की दर्शकों पर स्वीकार्यता को लेकर आपकी गंभीरता कम होती है। जब आप टिकट से नाटक करते हैं तो आपको मालूम है कि टिकट से नाटक कर रहे हैं, दर्शकों को हमको पूरी तौर पर संतुष्ट करना है, तब वो आपकी प्रकारांतर से आपके नाटक की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी जो काम करने का जो जज्बा है वो और गंभीर होता है। इसलिए टिकट रखना बहुत जरूरी है। सर जैसे कि सिनेमा अपने मतलब सिनेमा बनता है और एक तरफ क्या नाम है फिल्म बन रही है और एक तरफ थिएटर का अपना प्रोडक्शन चल रहा है। तो सर क्या है कि सिनेमा अपने मैं मानता हूँ कि जो अपना जो रिक्शे वाला है या सड़क चलता हुआ आदमी है उसको सिनेमा घर तक लाने का पूरा मतलब रखता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट या जो भी चीज़ें वो पूरा करता है। और वही
नाटक की बात करें तो सर कि सर नाटक को देखने वही लोग आ रहे हैं जो या तो उसको जानते हैं थोड़ा बहुत या उससे प्रेम करते हैं या लगाव रखते हैं। तो सर जैसे कि सर भी बैठे राजेश सर, तो मैं पूछना चाहूँगा कि हम उन लोगों को कैसे खींच पाएँ। थिएटर का आर्टिस्ट तो जा सकता है, वो 50 रुपये भी खर्च कर देगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम उस रिक्शे वाला या जो भी हम बिल्कुल निम्न स्तर का आदमी है उस तक कैसे पहुँच पाएँ। देखिए, दोनों अलग विधा है। फिल्म एक अलग विधा है, थिएटर एक अलग विधा है। फिल्म में करोड़ों सैकड़ों करोड़ है, उससे आप तुलना मत करिए। आप नाटक को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, उसमें और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम थिएटर को प्रोवोकेट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करें, उस तरफ विचार करना चाहिए। किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। नाटक अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट है और आपने बहुत प्रभावशाली सर ने एक रंगमंच पे बुक की, ठीक है ना। ये जो विषय ये रोज की डिस्कशन करने वाले हैं जो अर्थतंत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार हुआ है। जिसने नाटक किया वो सोच रहा है, वो अपने भविष्य को फैलाता है, स्टेबिलिटी चाहिए अपनी जगह। लेकिन आज माननीय गिरिजा शंकर जी ने जिन अनुभवों को अपनी इस किताब में समेटा है, जिसमें से मैं चाहूँगा कि वो इस बात को बताना चाहते हैं हमें कि रतन टाटा की कंपनी में एक आर्टिस्ट ने उनके कंप्यूटर लॉन्च में अपने आप की मार्केटिंग कैसे की होगी और उसका क्या रूप रहा होगा। मैं ये अनुभव जरूर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो समेटे हैं आपने अपना अनुभव, हम लोग वो जाना है, ठीक है ना। सर, नाटक के लिए जब नाटक करते हैं ना, तो आपको कुछ ऑडियंस को टारगेट करना। हमको मालूम है कि कृष्णा जी नाटक में रुचि रखते हैं, तो इनसे हम कहेंगे आप पूरा परिवार लेकर आइए, और ऐसे 100-200 ऑडियंस हम स्थायी बना लेते हैं। हमारे हर नाटक में टाटा कंपनी की चीफ मार्केटिंग जो अफसर है, वो उनका नाटक हर नाटक को देखना। जब उनको एक नया प्रोडक्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार लॉन्च करना था, तो वो उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने कहा यार वो एक काम करो, तो उनको नाटक दिया, अब इस नाटक से हम इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग करेंगे। तो पता क्या था, कंप्यूटर का नाटक करूँगा, इसमें क्या होगा? नहीं, हम तुमको मटेरियल देंगे, रॉ मटेरियल, आप उस पर स्क्रिप्ट बनाओ, काम करो। तो फिर कंप्यूटर क्या होता है और उसकी जो तकनीक क्या है, वो जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, उसको लेकर एक बहुत ही कॉमिक किस्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई 15-20 मिनट, उसकी बकायदा रजिस्टर हुई और टाटा कंपनी के तमाम इंजीनियर्स ने यूनिवर्सल देखी बताया, उन्होंने अपने और सबके लिए एक कौतूहल का विषय था, थिएटर वालों के लिए भी और कंपनी वालों के लिए कि पूरी कंप्यूटर की लॉन्चिंग नाटक से हो रही हो, ऐसा कभी नहीं। और उसकी लॉन्चिंग हुई और वो नाटक जिसमें भी इंटरनेशनल लेवल के तमाम क्लाइंट थे उन्होंने नाटक देखा और इतने प्रभावित हुए कि उस एक रात में उनकी सारी जो मार्केटिंग का टारगेट था वो पूरा। डॉक्टर बत्रा का नाम सुना होगा आपको, यूनिवर्सिटी के बड़े डॉक्टर हैं, उनके बहुत सारे सब कुछ। उनकी जिंदगी उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव और तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं का उनके जीवन में। तो ये हुआ कि उनके जीवन पर वो नाटक देखा जाए, फैला जाए। जाहिर है कि वो बहुत संबंध रखते थे, तो और उनके जीवन पर नाटक खेला जा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही नए तरह का अनुभव था। बड़े पैमाने पर वो नाटक की लॉन्चिंग हुई और वो नाटक आज भी पूरे देश में खेला जा रहा है। ऐसे ढेरों प्रयोग एक ही नहीं। मैंने अपने एक
परिचित भी हम शादी थी। तो शादी में आमतौर पर कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम बारातियों के लिए बरातियों के लिए होते हैं। तो खुलेबाजी वाले कार्यक्रम या कुछ ऐसे ही घूमर कार्यक्रम भी होते हैं। मैंने उनको फोर्स किया कि आप एक काम करिए, आप आधे थोड़े घंटे का नाटक कर लीजिए। तो मुसाफिर होटल चलो बारात में नाटक करें, मेरा तो दुनिया से नाटक। उस शादी में आए हुए अधिकांश लोगों ने कभी नाटक देखा ही नहीं था, और वो इतना एंजॉय किए कि बाद में शादियों में नाटक होने की एक सिलसिला शुरू हुई। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे डॉक्टर एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है, बहुत सारे जिनके हर साल उनके ईयरली कन्वेंशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बेतहाशा पैसा खर्च होता है और वो किसी स्टैंड अप कॉमेडी या किसी उसको बुलाते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा नाटक में इतनी ताकत है कि वो किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मनोरंजक और ज़्यादा रोचक होता है। सिर्फ ये है कि हमको वो प्रयोग करना होता है। वो प्रयोग किया गया और उसके बाद अब बहुत सारे कॉन्फ्रेंस बैंक वालों के उनके अब वो नाटक बनाते हैं। दरअसल एक विभाजन हमारे समाज में अघोषित रूप से, जिस पर कभी ध्यान नहीं जाता होगा, डॉक्टर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, वकील कॉलोनी। तो मतलब उस कॉलोनी में वकील ही वकील रहेंगे, जहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर रहेंगे, जहाँ प्रोफेसर ही प्रोफेसर रहेंगे, आपस में कोई इंटरेक्शन आता नहीं। एक सम्मिलित समाज की कॉलोनी धीरे धीरे उसी तरह हमारे रंगकर्मियों की दिक्कत भी होती है कि रंगकर्मियों का एक अलग अपना समाज है, उनका गैर रंगकर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप गैर रंगकर्मियों से कोई संवाद नहीं करेंगे, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो आपको दर्शक कहाँ से मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर कहाँ से मिलेंगे, आपको वो तमाम लोग जो आपकी विधा को जाने, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? उस बैरियर को तोड़ने के लिए आप जो पेशेवर तरीके से जो बड़े नाटक होते हैं करोड़ों में, वहाँ भी नाटक के एक शुरुआत में प्रीमियर होता है, बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है उसमें, और उसके जरिए नाटक को उन वर्गों तक पहुँचाया जाता है। तो मैंने जो राजेश जी के जो एफर्ट्स हैं जो बाहर जाने के, उसको बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना? दरअसल उस तरह के नाटक और उस तरह की प्रस्तुतियाँ, उस तरह के अनुभव हम छोटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन अमहानगरीय शहरों में लगकर वो अनुभव पाना हम लोगों के संभव नहीं है, और वो अनुभव पाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अंधाई लोग या दूसरे नाटक ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या किसी और शहर में नहीं हुए, लेकिन इस अंधाई में क्या फर्क है, ये देखने जाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि नाटक प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप खूब सारे नाटक देखें, उस नाटक को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से हो। अभी मैं साहब किताब पढ़ रहा हूँ, तो जो बहादुर बलारी जो नाटक है और चरणदास जो है, आगरा बाजार है, इन तमाम नाटकों की जो कंसीव करने से लेकर मंच पर लाने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, इतनी मजेदार है, इतनी जबरदस्त है। हालांकि 72 में उनके साथ रहा हूँ। पहला उनका वर्कशॉप में हम लोग गए, जहाँ गाँव गाँव से बड़ा मोटा नाटक तैयार हुआ, जिसने धर्मदास चौकी धरातल इसमें बनाया। इतना खुला नाटक कि आपके रिहर्सल में गाँव वाले भी बैठे, गाँव वाले भी देख रहे हैं। 19 में से कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करें। जब नाटक तैयार हुआ चरणदास शो, तो उसका प्रदर्शन अलग अलग गांवों में करेंगे। उन गांवों में जिनके सतनाम पंथ को लेकर के नाटक तैयार किया, 18,000 20,000 गाँव वालों के बीच में, और उनसे पूछा भाई नाटक कैसा लगा? ये नाम मत रखो साहब, अमरदास नाम है, ये हमारे गुरु का नाम, ठीक है भाई, दूसरा नाम
यह भी हमारे गुरु का नाटक। फिर उनको लगा कि हमारे समुदाय का, जो कि एक तरह से अछूत हमारे पास होता है, हमारे समाज का व्यक्ति किसी नाटक का हीरो है जो अमर होता है। और बहुत सारे दर्शकों की तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर नाटक को रिवाइज किया। जाहिर है कि नाटक होने के पहले आपने बहुत सारे लोगों को अपने नाटकों से जोड़ लिया। आज आप जब दर्शन करते हैं तो बड़ी वो सीक्रेट प्रक्रिया होती है, वहां कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। आने दीजिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपके जो पार्टिसिपेंट कलाकार हैं उनके परिवार वालों को बोलिए यही देखिए। फिर आता हूँ वर्कशॉप में तो वहाँ लड़कियों ने शिकायत किया तो वो हम नाटक में लड़के नहीं आएंगे क्यों, तो हमारे मोहल्ले वाले जो है कुछ कमेंट करते हैं। हमने ठीक है हम चलेंगे तुम्हारा जो लोग कमेंट करते हैं उनको करवाना करते हैं, क्योंकि मेरा एक कमेंट करने वाला मैं उनको बुला के तुम जाओ, हम लोग क्या करते हैं तुम लोग देखो। उसके बाद वो लगातार हो जाने लगते हैं, उदाहरण कमेंट खत्म। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप कितनी शिद्दत के साथ में, कितनी मेहनत के साथ में काम करते हैं। हिंदी रंगमंच की एक दिक्कत जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का सम्मान का भाव दूसरी भाषाओं के रंगमंच को हासिल हमको हासिल नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हमको अपने काम को लेकर या अपने घर को लेकर हमारे अपने मन में वो सम्मान और प्रभाव वो एक दिक्कत है। इन सबसे उबरना है आपको। जैसे हिमांशु ने किया था प्रयोग, कोरोना काल में सब कुछ बंद, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक हिमांशु जी है, वो बहुत सारे जनजातियों को लेकर जंगल में चले गए, जहाँ कुछ नहीं, वहाँ उन्होंने कोरोना पर तैयार किया। मंच तो बन नहीं सकता, तो नीचे जो है अखा के अंदर ही कुछ नहीं, जो सूखे पत्ते थे उनको लगाकर वो जमीन तैयार की गई और वहाँ नाटक किया गया। वो नाटक इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना कि लोग मुंबई, पुणे, नासिक से लोग जो है गाड़ी में भर भर के वो नाटक देखने वो जंगल जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमारे हिंदी के रंग दर्शकों ने और खासकर नौजवानों ने अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। सिर्फ ये कि हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। वो जानकारी जितनी मैं जुटा पाता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते इस कॉलम में मैं देखूँ। कितने लोगों को मालूम है कि जो सनसनी है, जो न्यूज़ टेलीविजन न्यूज़ में प्रोग्राम आता है सनसनी, सबने सुना होगा। वो सनसनी का एंकर जो है वो NSD का पास आउट स्टूडेंट है, वो थिएटर का एक्टर है। तो इन तमाम चीज़ों से हमको वाकिफ होने की जरूरत है और अपनी नियम रंगमंच की जानकारी की दुनिया को और विस्तार दें। इस तरह के संवाद, इस तरह की बातचीत इसलिए होती है हम जाने कि आप किन हालात। ऐसा नहीं है कि आप रंगमंडल के क्या हैं, कोई बहुत आसानी से इनके पास सब कुछ उपलब्ध है और बटन दबा के सब काम हो जाए। 16 घंटे 18 घंटे कहाँ जूझना पड़ता है, किस तरह से चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, उनकी अपनी कहानी। उन तमाम चीज़ों को देखिए, हम समझें, ताकि हमारी अपनी दिक्कतें हैं उससे हम कैसे उबर सकते हैं। एक क्वालिटेटिव, एक बौद्धिक रूप से भी हमको समृद्ध होना है। केवल एक कारीगर बनना नहीं है कि आपने अभिनय करना सीख लिया या प्रैक्टिस सीख लिया या क्राफ्ट सीख लिया, आपको बौद्धिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। जब आप अभिनय करते हैं तो अपने आप को छोड़कर उस पात्र में समाते नहीं है। आपको आप रहते ही हैं, लेकिन उस पात्र में समाने की जो प्रक्रिया है वो केवल शारीरिक नहीं है, उसके लिए भौतिक और मानसिक प्रक्रिया है। आपको उस पात्र को समझना, उस पात्र की समझना, उस तरह से अपनी तैयारी आपको करनी है। अभी 1998 में ये नाटक ताजमहल का टेंडर खेला गया, तब वो गुप्ता जी की भूमिका में भूमिका जो कल आपने परसों आपने नाटक किया गुप्ता जी, वो मुख्य भूमिका गुप्ता जी की पहली कास्ट में संसद नाटक।
अभी हमने इस नाटक को दिल्ली में खेला 6, 7, 8 और उस 6, 7, 8 सितंबर को हमने इसी कास्ट को दोबारा 25 साल बाद मंच पे बुलाया। इसमें सिलवर्धन त्रिवेदी जी ने गुप्ता की भूमिका की, दिल्ली और भी बहुत सारे विजेता। एंड आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 25 साल बाद वो इस दौरान वो बहुत रंगमंच को बहुत कम सक्रिय रहे क्योंकि अपनी व्यवस्था के कारण चलती रही, लेकिन 25 साल बाद भी उस बंदे ने आपको कोई कमी नहीं रहने दी उस अवधि में, और मात्र 5-6 दिनों के वो उसी जो 1998 में जो हो रहा था उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके उस और कैरेक्टर को प्रेजेंट किया उन्होंने दिल्ली में, और जनता को खाली ये पता चल गया कि वो आ रहे हैं भर करके सारे शो हाउस में। तो उसी के पैरेलल, इस नाटक के पैरेलल जो है कोई बहुत बड़ा कमर्शियल हमारे राम उसका शो चल रहा है, और उसके बावजूद पूरे 3 दिन 4 दिन ताजमहल के टेंडर में पहली बार ऐसा हुआ कि बुक माई शो में आपको खड़े होने की टिकट बुक करनी है, सीट भर पूरे फेस्टिवल पूरे फेस्टिवल। तो स्टैंडिंग थी। तो नाटक जो है और तो इसमें 2 चीज़, एक तो सर ने जो आपसे टिकट के लिए जो 2 पक्ष मिला, एक पक्ष इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक पक्ष है जो कुछ सरकार से रिलेटेड है, कुछ हमारी व्यवस्था से रिलेटेड है, कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब वो जो है वो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक लंबी लड़ाई कि सरकार ऑडिटोरियम नहीं है, प्रॉपर ये नहीं, अगर है तो किराया बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, या उस तरीके से वो एक अलग लड़ाई है। लेकिन जो दूसरी बात सर ने कही कि आपकी अपनी व्यवस्था, अपनी मैनेजमेंट, वो कहाँ है? हम सिर्फ नाटक करते हैं, हम सिर्फ नाटक करते हैं। अरे आप नाटक करते हैं, इट्स योर प्रोफेशन। वो एक कंपनी जो ग्रुप है वो आपका एक कंपनी है। हर कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, उसका टारगेट होता है। हमारे नाटक वालों को वो है ही नहीं, हमें सिर्फ नाटक करना है, और हम चाहते हैं कि लोग बैठे बैठाए हमारे नाटक आकर के देख लें और हमारे टिकट्स बिक जाए। हमारा उसके लिए जो एफर्ट होना चाहिए, जैसा कि सर ने कहा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हमने अभी इसी समारोह में मैंने कई लोगों को अप्रोच किया, और मैंने अपने शोज एक लिटरेचर फेस्टिवल को पूरा शो बेच दिया। मैंने पूरा हाउसफुल एक शो दे रहे, आप आइए, अब आप अपने दर्शकों को बुलाइए, मैं आपको शो 1-1.5 लाख में आपकी नेगोशिएशन जितना भी मिल जाए, नेगोशिएशन करके मैंने एक शो पूरा दे दिया उनको। वो पब्लिक, वो बुक माई शो पे वो शो गया ही नहीं। ऐसे ही एयरफोर्स को हम लिखते हैं कि हमारे पास ये शो है इतने साल में, हम हर साल एयरफोर्स को लिखते हैं, आर्मी वालों को लिखते हैं कि अब हमारे पास ये नया शोज है, आपके जब भी एनुअल फंक्शन होंगे, ये होंगे, आप हमारे, हम उसकी क्लिपिंग्स भेजते होंगे, रिपोर्टिंग भेज देते हैं। अभी धीरे धीरे इसमें और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होने के कारण नाटक हमारा एक मोटिव ये भी है कि हम ऐसी जगहों पे नाटक को प्रसार करें, लेकिन साथ ही साथ उसकी कमर्शियलाइजेशन को भी मेंटेन रखना है, ताकि वो भी एक अवेयरनेस पूरे उसमें फैले। हमने दिल्ली में किया, पूरे 200 से लेकर के 900 तक का टिकट रखा था पूरा, और इस बार हमने, हमारा पहले टिकट रेट 400 होता था, अभी हमने सीधे 900 किया। हमने 200, 300, 900 के हमने बस 1 रो रखे, 700 के 2 रो रखे, लेकिन बढ़ाए। आपको बिलीव नहीं होगा, सारे मार्क्स सर ये शो फ्री क्यों किया? हाँ, ये फेस्टिवल क्योंकि हमारा उद्देश्य और भी नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ दोषी भी हैं। हम जब हम बात करते हैं कि थिएटर कमर्शियल होना चाहिए, नए युवा इस लाइन में आना चाह रहे हैं, सर बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जो अधिकारी गण हैं वो गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहे हैं, या वो खुद कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं और थिएटर कर रहे हैं, लेकिन ये यूथ जो है समझ लिया आपको, अगर इस तरीके से 4 दिन आपको पता नहीं, आप नए दर्शक, आपको पता ही नहीं है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल क्या है। अगर मैं बहुत सेल्फिश होकर के कहूँ तो मैंने आपको दाना डाला, आपको अच्छा नाटक देखने का दाना डाला है। अब इसके बाद यहाँ का रंगकर्मियों का दायित्व है कि अच्छा नाटक करें।
शो अरे करें। सर ये आपका दाना जो डाला है ये यहाँ के रंग कर्मियों के लिए उगा रही है। सबके लिए ये अभी बिहार में क्या है, 5 किलो आके यहाँ फ्री काम के जा रही है, पासेस दे रही है और फिर आप हमसे टिकट ले रहे हो। सर मैं भी कुछ ऐसे संस्थानों से जुड़ा हूँ, खुद भी ऐसा काम करता हूँ, तो ये परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ती है। चाय की व्यवसाय कैसे शुरू हुआ था आपको पता है? चाय आज आप जो हर जगह पे आप दिन भर में 4 कप चाय पी रहे हैं, आज आप चाय, इसका व्यवसाय कैसे शुरू हुआ था पता है ना आपको? घरों के आगे फ्री का बेच बांट करके। जियो कैसे शुरू हुआ? आपका सिम जो जियो मोबाइल सिम आज कहाँ कितना लेकिन ये व्यवसाय ऑलरेडी चल रहा है। तो यही है रंगवा। पहले आपको अच्छा नाटक देखने का रेफरेंस तो दूं मैं, आप आएंगे ही नहीं, आपको आपके रेफरेंस में बैठा हुआ है, अरे नाटक कौन देखने जाएगा? नहीं सर, कहीं ना कहीं जो फ्री का चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबको, आप क्योंकि ऐसे पदों पर बैठे हैं तो आपको उन विषयों पे आना चाहिए कि कम से कम ये फ्री ना हो। नहीं ऐसा है इस विषय पर बात आपका दर्द मर्म हम सब ग्वालियर सर, आप के सब कैसे लोग आपको पता है? सुनिए प्लीज आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये बड़े ढंग से समझ में आता है, ठीक है ना, ये बड़े ढंग से समझ में आता है। ये वो नाटकों का एक वो हिस्सा है, वो कॉमर्शियल हिस्सा है जो कला विधा से थोड़ा सा अलग हटके है। ये कॉमर्शियल है, मार्केट है, सोशियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन सिटी की है और अवेलेबिलिटी किस चीज़ की। निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मैनेज करने में हमें तकलीफ हुई होगी। हमारे पास भी कोई ऐसा बजट नहीं है। इस इंस्टीट्यूट में आपको मालूम होना चाहिए हमें बहुत सारा एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि टूरिज्म एजुकेशन में हमारे पास सीट खाली रहती हैं, लोगों का प्रायोरिटी नहीं है। रंगमंच में 40 सीटें होंगी आज रंगमंडल में की हमारे पास, और एनएसडी में 30। पूरे देश का आदमी 40 ज़्यादा और चाहिए उन्हें, लेकिन तब भी वो 400 या 1000 आदमी को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, 5000 को नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म के लिए तो मैदान डला है, जॉब डले हैं, लेकिन आदमी नहीं आ रहा। समझ में आ गया ना? जबकि मैं कहता हूँ परफॉर्मिंग आर्ट वालों के लिए आपको हमेशा नए टूरिस्ट, नए गेस्ट, नए अतिथि के सामने प्रस्तुत होना है। तरीके आपको सिखा दिए जाते हैं, ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत सूटेबल है। कंप्यूटर बेचने के लिए ड्रामा तैयार करने वाली प्रोसेस जो है, किताब उठा के ड्रामा तैयार करने के प्रोसेस से कितना अलग है, इसका गौर करना है ना? नहीं, उनका सवाल जो है थोड़ा अलग किस्म से बातचीत है। मेरा सवाल एक और बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली सर क्या मैं भी एक ऐसे बड़े नाट्य से जुड़ा हूँ जहाँ 25-25 हज़ार रुपए के 1-1 लाख के टिकट मिलते हैं। जानता राजा महानाट्य आपने नाम सुना है, मैं उसी का आजकल निर्देशन कर रहा हूँ। मैं पुणे में मेरी बाबा साहब पुरंदरे के इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ, और उसके बाद मेरे खुद के भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। सर अगर इस तरीके से है ना बड़े बड़े संस्थान आके फ्री में काम करके जाएंगे ना, तो ये हमको शहर में रहना है और हमको यहाँ के लोगों को टिकट मिलना है। मेरे साथ काम करने वाले लोगों को मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, फिर इनके माँ बाप मेरे को इनको आने नहीं देंगे और फिर मेरा काम रुकना शुरू हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं ये भी विचार करिए कि इस तरीके के नाटकों के टिकट्स लें। सर जवाब तुम्हारे सवाल से 200-300% में एग्री करता हूँ कि चाहे वो एमेच्योर ग्रुप करें, प्रोफेशनल ग्रुप करें, और खासकर रेपर्टरी जब नाटक करे तो वो मुफ्त में नाटक नहीं करे। सैद्धांतिक तो बिल्कुल सही है। दूसरा पहलू इसको देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया अपनी बातचीत में, एनएसडी रेपर्टरी के इस फेस्टिवल को आप उस रूप में मत देखिए। मैंने इसको इस एंगल से देखा, हमारे रंगकर्मियों के लिए, जिनके लिए पूना जाकर जानता राजा देखना संभव नहीं है, बम्बई जाकर मुगल आजम देखना संभव नहीं है, या दिल्ली जाकर रेपर्टरी के नाटक देखना संभव नहीं है, यदि वो नाटक हमारे शहर में आकर निःशुल्क नाटक कर रहे हैं तो इसको दर्शकों से मत जोड़िए, इसको आप जोड़िए अपने आप से। आपको यदि यही नाटक 1000 रुपए के टिकट में होता तो शायद आप भी ना आ पाते। ये हम लोगों के लिए अवसर है, इसको आप दर्शकों और टिकट से मत जोड़िए। ये रंगमंच जी दरअसल जो है हम लोगों के लिए अवसर है कि हमको घर बैठे वो तमाम नाटक देखने का अवसर मिल रहा है जिसको कि हमको बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर जाके देखना चाहिए था और देखकर सीखना चाहिए। तो अब आप जो कह रहे हैं वो कहानी इसके बाद की, वो ये भी बता रहे हैं कि अच्छा नाटक कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उनको देखिए, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं
ये केवल स्पेसिमेन है। यही नाटक जब दिल्ली में हुआ तो फ्री में नहीं हुआ, 900 रुपए 1200 रुपए टिकट में हुआ, ठीक है ना। तो नाटक फ्री में करना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जो रेपर्टरी का जो यहाँ जो नाटक होता है वो दरअसल अलग अलग शहरों में जाकर उन रंगकर्मियों को एक मौका दे रहे हैं कि ऐसे नाटक जिनको भी आपको देखना चाहिए आपके प्रशिक्षण के तौर पर, आपके शिक्षण के तौर पर, और जो संभव नहीं है उसको संभव बनाना, उसका फायदा है। इसको अब इसके बाद पूरी बात करो 2 मिनट जी जी। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके अभी जो नाटक कर रहे हैं उसमें लोग टिकट लेकर क्यों नहीं देखने आते, और जब इस तरह के नाटक होंगे तो खुद ब खुद लोग टिकट लेकर आएंगे। ये दरअसल हम लोगों के अपने रंगकर्म को ऊपर उठाने का, दर्शकों तक ले जाने की एक ट्रेनिंग इसमें इस विषय में मैं यहाँ पर जो नाटक हो रहे हैं इससे ये हमको मोटिवेशन लेना चाहिए कि दर्शक को एक बहुत अच्छी चीज अगर परोसा गया तो उसके मुंह में लार अवश्य बनेगी। अगर आप जो है अच्छा नाटक नहीं करेंगे तो जिसने पैसे लेकर के आपका टिकट लिया, पैसे दे करके टिकट लिया है और अच्छा नाटक देखने को नहीं मिला, अगली बार 100% नहीं आएगा। तो ये नाटक हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है कि हमको अच्छी चीज एक सिखाते हैं। हमने भी टिकट लेके भी शोज कराए, लेके भी शोज कराए। कुछ और समझिए, इसमें केवल अच्छे स्तर का नाटक करना भी पर्याप्त नहीं है। आपको समझना होगा उस नाटक की एक प्रॉपर प्रचार करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। चरणदास चोर जब पहली बार कलकत्ता में हुआ तो बमुश्किल 12-15 दर्शक थे वहां पर, क्योंकि उस नाटक का प्रचार नहीं हुआ। बाद में वही चरणदास चोर कलकत्ता में 35 दिन तक लगातार 2 शो हुए, जो शायद किसी और नाटक के कहीं नहीं। तो जो थिएटर का मैनेजमेंट है ना, जो बात कर रहा था मैं, जो थिएटर का मैनेजमेंट है, थिएटर का इकोनॉमिक्स है, वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके बेहतर नाटक की सफलता भी उस मैनेजमेंट से जुड़ी है। सर 2 चीज़ और बोलना चाहूँगी सर। सबसे पहली बात है, जैसे आलोक जी से तो अच्छे संबंध है हमारे, और उनसे उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है और उनका हमारे तो सजेशंस भी मिलते रहते हैं। इस शो के लिए जो हमको पासेस मांगने पड़े, सर ये मांगना जो शब्द है ना, वो शायद मेरी डिक्शनरी में मैं कम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कलाकार आ रहे हैं तो हम परचेज करें, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको उस चीज़ के लिए बोलना पड़ता है कि सर हमें पासेज दे दीजिए। क्यों पासेज मांगना? प्रशांत, एक बात मेरी बात सुनो, हम लोग है ना बहुत ही रचनात्मक लोग हैं, एक गलत विषय पे क्रिएटिव डिस्कशन मिस कर रहे हैं, और इसके अलावा पासेस मांगने वाली बात ही नहीं है, ये व्यवस्था बनाने की बात है। क्या आपको मालूम था कि यहाँ पे 2000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, व्यवस्था बनाने वाली 400 आएगा? मेरा ये कहना है कि जैसे मेरे ख्याल से तुम्हारा जो मूल सवाल था ना कि एनएसडी रेपर्टरी का नाटक क्यों हो रहा है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसमें बहुत विस्तार की गुंजाइश। मेरे ख्याल से आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें जिस विषय पर चर्चा करनी चाहिए हम उस विषय से वापस हमारे बीच में राजेश जी हैं और राजेश जी से और नहीं आपका कोटा पूरा हो गया। सारी बात हो मेरे ख्याल से और लोगों को मौका मिलना चाहिए। घर से 1 से 5 मिनट उधर से 2 मिनट वो अभी ही जवाब आएगा सर। रास्ते में पूछने बात नहीं ये सबके सब सर। आपने कहा था कि दाना डालना ये विषय को खत्म करें। एक मिनट आप मेरे ख्याल से दाना डालने वाला भी आप शहर में भेजते रहिए, ऐसी कुछ भी प्रबंध करेंगे ना। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगली जिम्मेदारी मेरे ख्याल से शहर के कलाकारों की है। अभी अगली जिम्मेदारी शहर के हम ऐसा करेंगे, आलोक सर के माध्यम से हम सब संगठित होकर एक फेस्टिवल करेंगे। बहुत बढ़िया बात
कुछ चाहते हैं अपने विभाग के माध्यम से कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं करते। नहीं, हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा। अगली जिम्मेदारी अब शहर के कलाकारों की। अगली जिम्मेदारी हम सुगम करनी होगी। देखो काफी समय ले लिया और उससे सबको बहुत कुछ नया नहीं मिल पाना। एक ही विषय पे है ना, एक ही विषय पे अभी मेरे ख्याल से विद्यार्थियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बात उसकी आ रही थी पैसे से रिलेटेड नहीं, टिकट नहीं, से। मैं बात जो अभी इस पर चल रहा था, मेरे को भी एक प्रश्न करना है आपके लिए, अपने लिए नहीं करना। हाँ उसका चलिए। हमने जब आधे अधूरे नाटक किया था, नहीं, अपने नाटकों का मैं भी 20 रेफरेंस ले सकता हूँ। नहीं, मत अपने मैं जनरल बात कर रहा हूँ आप सर। नाट्य विधा पे बात कीजिए, बात जनरल कर रहा हूँ, रचनात्मकता पे बात मुद्दे पे चल कीजिए, रही। नाट्य लेखन पे बात परसों एक कीजिए, MOU हुआ है। सीखने की बात कीजिए, परसों एक बताने की MOU हुआ है यहाँ IITTM और राजामान सिंह में। ये MOU क्यों हुआ है? ताकि नाट्य विद्या पर और आप जो अभी टिकट की बात कर रहे हैं ना, उसको बेचने का गुर सीख पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? ये नहीं कि सिर्फ आकर के यहाँ का प्रोफेशनल कोर्स करें, आपको उससे क्या लेना देना है। आप यहाँ आकर के उस मैनेजमेंट का वो हिस्सा सीखें कि क्या मैं से अपने आप को प्रोडक्ट बना करके मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। मैं वही मुद्दे की बच्चों में बात कहना चाह रहा था। अच्छा। हमने आधे अधूरे नाटक किया था, फिर तो लोगों ने टिकट लेकर वो नाटक देखा। हाँ, उसके बाद लोग, संस्था किसी कारण से अगली प्रस्तुति हम अभी नहीं दे पाए, लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपका अगली प्रस्तुति कब बहुत होगी? बहुत अच्छी बात है। तो मेरा एक ने बहुत अच्छी बात की आपने। जब हम अच्छी चीज देंगे तो पब्लिक आएगी। नहीं ये ठीक है, सामान्य बात है। मेरा मतलब ये कि हम बहुत ही गोल्डन हमारे पास मूवमेंट है ये, माननीय राजेश जी बैठे हैं जो सीख सकते हैं, उन बातों को सीखे। और आपकी बात के जवाब सर की उस बात में भी छुपा है। जब एक नाटक वाला आदमी टाटा कंपनी को कंप्यूटर, मैं भी एग्जांपल दे सकता हूँ, कचरा राक्षस हमने किया तो हमने सोशल मैसेज को मंच पे उतारा, नहीं दिखेगा कहीं। और पहला शो कितना महंगा पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता वो, आप उसमें डूबे रहते हैं, रमे रहते हैं, बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, पहला शो बनता है। उसके बाद दूसरे शो के लिए आप मार्केट तलाशते हैं और पहले शो में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, समझ लो ना। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हम सब मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न हैं। सर मैं जो सर की उपस्थिति में पूछना चाहूंगा, ये गोल्डन मूवमेंट हम सबको मिले कि नाट्य लेखन, कंप्यूटर पे आपको ड्रामा लिखना है या आपको पर्यावरण पे लिखना है और लोगों को बिठाए रखना है कम से कम 1 घंटे, तो ये सर टेक्निक कैसे विकसित की जा सकती है इन बच्चों के? नए दिमाग है तो नाट्य लेखन के उस बात पे कि ये आज के समय की जरूरत या पीड़ा को नाटक में कैसे बदलता है अपने पेन से, कलम से, जिससे कि हमें नया मिले। नहीं तो आप अभी भी पगला घोड़ा और उन्हीं को उठाएंगे और 60 साल पहले भी ड्रामा करेंगे, हम भी कर रहे हैं। रेपेटिटिव में बुराई नहीं कर रहा हूँ इसको प्रशांत, इस पर कोई कमेंट मत कर देना बाद में। उदाहरण आ गया ये उदाहरण मोहन राकेश के नाटक वगैरह बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। तुमने भी नहीं की बुंदेलखंडी नाटक, तुम्हारा हम सबने देखा है और तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मैं ये चाहता था कि एक आइडिया एक नाटक में लेखन के रूप में कैसे, क्योंकि ये जो फर्टाइल दिमाग है इन सबके साथ अपने अनुभव जुड़े हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत अगले जमाने में आने आपके लेखक, ये नाट्य लेखक बनेंगे। मैंने तो पहले कहा कि जिस तरह से नौजवान पूरे देश में जो सक्रियता दिखा रहे हैं, तो मैं तो इसको किसी रेगुलेशन से कम नहीं मानता सर। और मैं समझता हूँ कि जैसे तुमने कहा कि वो उस पर रिसर्च करने की बात किसी ने की यहाँ पर थिएटर मैनेजमेंट पर, सर ये भी एक रिसर्च का विषय है कि ये जानते हुए कि इसमें तमाम दिक्कतें हैं, कोई आजीविका का कोई मतलब एश्योर साधन नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नौजवान किस तरह आ रहे हैं, ऐसा कौन सा आकर्षण है रंगमंच को लेकर आज की तारीख में, पिछले सालों में, ये भी अपने आप को शोध करना चाहिए। जहाँ तक आपने नाट्य लेखन की बात की, तो नाट्य लेखन हो, नाट्य निर्देशन हो, अभिनय हो या नाटक को तैयार करने और आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया हो, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। आप व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग लोग अलग अलग बैठकर नाटक को तैयार नहीं कर सकते, आपको सामूहिक रूप से
फिर एक उदाहरण, बहादुर कलारी नाटक, वो एक गांव की कहानी है कि जिसमें एक कलारी मतलब शराब बेचने वाली है, बेहद खूबसूरत और खूब शराब बेचती है, उसके बेटा है और बाद में माँ और बेटे के जो संबंध जाते हैं तो एक उसकी कहानी है। वो कहानी लोक कथाएँ गाँव में सुनी गई। अब इसको नाटक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे नाटक बनाया जाए, इसी क्या प्रक्रिया थी। तमाम कलाकारों को बैठाया गया, उनको कहानी सुनाई गई। ये गांव में लोक कथा ये प्रचलित है, क्या इस पर हम नाटक कर सकते हैं? अब आप लोग काल्पनिक रूप से डायलॉग बनाइए, काल्पनिक रूप से कहानी बनाइए और इसको करते जाइए। करते करते वो पूरा का पूरा नाटक का कथानक तैयार हो गया, उसके संवाद तैयार हो गए। बीच बीच में उनको बताया गया कि इस तरह का अनुभव जो हमने वो लोक कथा में सुना है, क्या इस तरह के अनुभव आप लोगों की भी जिंदगी में कहीं देखने को मिला? हाँसा और मजा भी था, उस गाँव में था, उस जाति में ऐसी होता है, वहाँ ऐसा होता है। एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क लोक कथाओं का तैयार हो गया और उन्हीं कलाकारों ने जो नाटक कर रहे थे उन्होंने ही वो पूरा कथानक डेवलप किया। ये पूरा का पूरा इम्प्रोवाइजेशन, ये आप उसमें काम करें। आप देखेंगे कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत नाटक लिखे भी गए हैं, पौराणिक रूप से और आधुनिक काल में भी हजारों की संख्या में नाटक मौलिक उपलब्ध है। उसके बावजूद जो है बहुत सारे नाटक खेले नहीं जाते। उसकी वजह जो मैं समझ पाया कि एक नाटककार जब नाटक लिखता है तो वो नाटक पढ़ने वाला नाटक होता है, खेलने वाला नाटक नहीं। और जब निर्देशक उसको खेलता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है खेलने वाले नाटक। कई बार ये दौर बहुत सुखद नहीं होता। चरणदास चौक को लेकर भी वीर साहब और लेखक में जिस तरह की मनमुटाव पैदा हो गए थे कि वो उसका अंत कुछ और चाह रहे थे, कुछ अंत हुआ तमाम। तो इसलिए आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे रंग निर्देशक अपना खुद नाटक लिखने लगे हैं और ग्रुप के अंदर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो रंगमंच में एक सुविधा ये है कि आपको चाहे संगीत तैयार करना हो, कॉस्ट्यूम तैयार करना हो, सेट लगाना हो, आपके पास एक सामूहिक ज्ञान होता है, एक सामूहिकता के साथ हम काम करते हैं। और इतनी सारी बुद्धि जब लगती है तो जाहिर है कि वो जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमेशा बहुत बेहतर होता है। और फिर तब आप जो है कंप्यूटर क्या, आप मोबाइल पर और लैपटॉप पर और चाय पर भी नाटक कर सकते हैं। नाटक में किसी ऐसे विषय वस्तु की जरूरत नहीं है। और जब हम चीज़ों को बार बार अलग अलग निगाह से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं तो हमको एक नए अनुभव से हम गुजरते हैं जीवन के, और फिर वही हमारे लिए नाटक का नया विषय वस्तु बन जाता है। क्या बात? 5 मिनट की सर अगर परमिशन है तो एक थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं करीब 5 लोगों से, अगर उन्हें नाटक लिखना पड़ा तो उसका टाइटल क्या होगा, विषय वो क्या होगा, बस है ना, अपनी तरफ से। ठीक है ना, 5 लोगों से बात करते हैं। ओके, 3 बजे एक और परिचर्चा अच्छा, क्योंकि एनएसडी का वो अच्छा, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो इसको शुरू कर रहे थे, माननीय राजेश जी से बात हुई थी तो बात हमको ये लग रहा था कि लोग ज़्यादा होंगे या कम होंगे। आप सब लोगों ने मेहनत की, शहर को बरसात में और विपरीत परिस्थितियों में भी हॉल को भर दिया, और किसी को बहुत सारी असुविधाएं भी हुई होंगी, उसके लिए IITTM परिवार आपसे क्षमा भी चाहता है, और कॉपरेशन के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से मेयर होल्ड का एक कंसेप्ट है बायोमैकेनिक्स, और उसमें एक बात कहते हैं कि जब रचनात्मक परिचर्चा के दौरान अभिनेता अपने निर्देशक से भिड़ जाए तो उसको गलत नहीं समझते। तो कई बार ये रचनात्मक परिस्थितियां हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अभी 3 बजे, और हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं निश्चित रूप से आप ये जानेंगे, सब जानते हैं कि इतने बड़े आयोजन को करना, उसकी हैंडलिंग करना हम बहुत कुछ चाहते हैं। संजय और विवेक सब पास आउट हैं डिपार्टमेंट की। अगर स्थितियाँ देखें तो ये स्थिति होती है हम लोगों को यूथ फेस्टिवल के लिए 2.5 बजट नहीं मिलता, लेकिन गुरुदेव का हमेशा प्रेरणा मिलता है, और हम लोग 6 साल से लगातार सेंट्रल जोन चैंपियन। इसके बाद
हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है, केरल से लेकर चंडीगढ़ जहाँ भक्तों ने शो ना किया हो, आज इतनी कॉस्ट्यूम है कि 3 नाटक अपने आप में तैयार कर लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो विभाग की नहीं, हम सबकी पर्सनल है। तो धीरे धीरे इस तरह से रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। प्रथम सत्र के लिए मैं विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय से हमें लाभान्वित किया, उसके लिए आपके प्रति बार-बार मैं हमारे राष्ट्रीय विद्यालय के मंडल प्रमुख आदरणीय राजीव दादा को बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन नेतृत्व प्रथम सत्र में जो अद्भुत कार्यशाला चल रही है, जिसके आप सभी साक्षी हैं, उनका भी मैं मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष आभार ज्ञापित करता हूं, आपका भी बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे आदरणीय संस्कार भारती के सभी सदस्य गण, उनको भी प्रणाम करता हूं, आदरणीय माता को भी प्रणाम करता हूँ। आप रंगमंच में बड़ा होती है, और ये बड़ी बात होती है कि अर्धांगिनी का अगर सपोर्ट मिल जाए तो आज की जिंदगी तो वैसे बहुत बढ़िया हो जाती है। मेरे साथ भी बढ़िया हो रहा है, भी होती है करने में, नहीं तो आधी चुनौती घर में प्रारंभ हो जाती है कि क्या नाटक नौटंकी लगा रखी है। और विशेष रूप से परम आदरणीय आलोक सर का तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इतने इनिशिएटिव हैं, बहुत खर्चा होता है, बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत मैनेजमेंट लगता है, और आप तो संभाल रहे हैं सर, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद रंग करिए। और इसके बाद हम लोग 3 बजे को मिलते हैं स्वतंत्र परिचर्चा के लिए।